चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एल्केन्स का प्रिपरेशन देखा था। हम एक बार रिवाइज करते हैं पांचों मेथड को, फिर अपन आज एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में द वेरी फर्स्ट मेथड वाज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। पहला मेथड था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है एल्कीन्स या अल्काइंस। ठीक है, आप एल्कीन्स लो या फिर अल्काइन लो, उसमें हाइड्रोजन ऐड करवा दो। इट नीड्स वन मॉलिक्यूल एंड इट नीड्स टू मॉलिक्यूल और आपको एल्केन मिल जाएगा। क्योंकि एल्केन और एल्कीन अल्काइन में सब हाइड्रोजन का ही फर्क होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम हमने क्या दिया था? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to unsaturated molecule results in the formation of saturated molecules. ठीक है, alkanes are the saturated hydrocarbons, alkenes and alkynes are the unsaturated hydrocarbons, जिनमें हाइड्रोजन ऐड करने पे वो सैचुरेटेड हो। ठीक है, एक ही रिएक्शन देखेंगे। अच्छा, ये कहाँ हो रहा था, किसके प्रेजेंस में हो रहा था? वो भी तो इंपॉर्टेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या तभी होगा, वरना रिएक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, ओके। सेकेंड तरीका देखा था हमने फ्रॉम अल्किल हालाइड। फ्रॉम एल्किल हालाइड, अल्किल हालाइड को हम जनरली आरएक्स से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? आरएक्स। आर मतलब एल्किल एंड एक्स मतलब हैलोजन। तो द कॉमन नेम हो गया अल्किल हालाइड। इनका आईयूपीएसी नेम होता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स इज द आईयूपीएसी नेम, क्लोरोमीथेन, एंड अल्किल हालाइड इज द कॉमन नेम मिथिल क्लोराइड। ठीक है, ओके। तो इससे अपने दो मेथड देखे थे। एक था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या थे आपके? RMgX आर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप इनको बनाते इनसे हो एक्चुअली, है ना। आप RX में क्या ले लेते हो? एक मैग्नीशियम मेटल लेते हो, तो आपको मिल जाता है RMgX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि ये मॉइस्चर के प्रेजेंस में आने के बाद एल्केन बन जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई हम उसको मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन पे। अगर मुझे बना के स्टोर करके रखना है तो, अगर आप एल्केन ही बनाना चाहते हैं तो ड्राई ईथर की जगह आप मॉइस्ट भी लोगे तो भी आपको एल्केन मिल जाएगा। क्योंकि अगले स्टेप में तो अपन उसको वाटर से रिएक्ट करवाना है। एल्केन कैसा बना था? आपने इसी RMgX को लिया था और साथ में वाटर ऐड करवा दिया था, तो आपको क्या मिला था? RH, which is alkene, and second thing was NgOHX. ये H आपके अल्किल ग्रुप को कहीं और से भी मिल सकता है, जैसे कि अल्कोहल। ठीक है, फिर एक और लिया था हमने अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हो सकता है, उसमें भी वाटर होगा। ठीक है, क्लियर है? ये आपका फर्स्ट मेथड था फ्रॉम अल्किल थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। और सेकेंड मेथड था विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में हमने क्या किया था? हमने एक अल्किल हालाइड लिया था, राइट, और सोडियम का एटम लिया था और एक और अल्किल हालाइड, क्योंकि एक ही अल्किल हालाइड तो होगा नहीं, आपके मीडियम में बहुत सारे अल्किल हालाइड्स होंगे, तो सोडियम उनके साथ कुछ ऐसे रिएक्ट करेगा एंड इट फॉर्म्स कपल। तो आप इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बिकॉज हमने स्टार्ट किया था एक RX से, अभी हमें मिल गया RR। RR मतलब एक एल्केन है। RX तो एक अल्किल ग्रुप था ना, R अल्किल, बट दो R मिलेंगे तो एल्केन बन जाएगा, दो R मिलेंगे तो एल्केन बनेगा, राइट। तो इसे हमने देखा था कि आप जितने भी कार्बन का हाइलाइट लोगे उससे डबल द नंबर ऑफ कार्बन का आपको एल्केन मिलेगा। इफ यू आर स्टार्टिंग विथ मिथिल क्लोराइड यू विल गेट इथेन। इफ यू आर स्टार्टिंग विथ प्रोपिल हाइलाइड you will get hexane, double the number of carbon atoms। और ये मेथड किसके लिए सुटेबल था? फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्योंकि हमने कोशिश करी थी ना ऑड नंबर वाले कार्बन एटम के एल्केन को बनाने की, बनाने की कोशिश किए थे अपन, पर क्या हुआ? नतीजा क्या मिला? साथ में इथेन भी बन गया और ब्यूटेन भी बन गया, जो हम नहीं बनाना चाह रहे थे। और उन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट इतने आसपास होते हैं कि आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते, तो पूरा वेस्ट हो गया, पूरा रिएक्शन वेस्ट हो गया, टाइम बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया। समझ गए?
ठीक है, रिएक्टेंट भी बर्बाद हो गया। ठीक, तो इसलिए इस मेथड को हम सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन यानी कि सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए ही यूज करते हैं। दैट इज द एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो आप इससे इथेन बना सकते हो सक्सेसफुली, ब्यूटेन बना सकते हो 4 कार्बन वाला, हेक्सेन बना सकते हो 6 कार्बन वाला, ऑक्टेन बना सकते हो 8, और डेकेन बना सकते हो 10 और 12 14 16 18 20 कार्बन वाले एल्केन बना सकते हो। क्लियर है? ओके, ये रिएक्शन भी हमने ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाया था। उसका कारण था कि वाटर नहीं ले सकते क्योंकि सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो दिस वाज 2 मेथड फ्रॉम अल्किल हैलाइड, और थर्ड मेथड था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली आप बोल सकते हो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हम दोनों जगह सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज कर रहे हैं। बना वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही है, ये बना किससे है? कार्बोक्सिलिक एसिड का NaOH का रिएक्शन करा दो या Na का रिएक्शन करवा दो, you react this carboxylic acid with Na या फिर NaOH, तो आपको यही मिलेगा। हम यूज अल्टीमेटली यही करते हैं, राइट? यहाँ भी दो प्रोसेस देखे थे, एक था आपका डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और दूसरा था आपका कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे थे अपन? We have taken CH3COONA, एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड प्लस सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ NaOH and CaO in the ratio of 3:1. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ NaOH and CaO in the ratio 3:1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको Na2CO3 निकलता हुआ बाहर दिखेगा, और जो बच गया है वो जोड़ देना, CH3 plus H is CH4 which is methane, तो आपका एल्केन बन गया। और एल्केन कैसा बना है? एक कार्बन कम रहेगा जिससे आपने शुरुआत की। आपने शुरुआत किससे की थी? सोडियम एसिटेट। किससे शुरुआत की थी? सोडियम एसिटेट which had 2 कार्बन। और आपके पास एल्केन कितने कार्बन का बना? एक कार्बन, एक कम होगा कार्बन। क्यों कम होगा? क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा ना इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, तो एक कार्बन तो रिमूव होना ही है, तो एक कार्बन कम ही रहेगा आपके रिजल्टिंग एल्कीन में। ठीक है, और इसका दूसरा मेथड था कॉल्बेज। यही सॉल्ट को लेते हैं अपन, यही सॉल्ट को लेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे उसके अंदर से। तो आपको क्या मिलेगा? CH3 बॉन्ड CH3, एक एल्केन मिलेगा, साथ में NaOH मिलेगा जो एक्सपेक्टेटर आयंस थे। Na पॉजिटिव इसका रिएक्ट नहीं करेगा, वाटर का OH रिएक्ट नहीं करेगा, तो मिलके NaOH बन जाएगा। और जो बच गए, वाटर का H बचा है और इसका CH3 वो तो खैर बन गया, तो CO2 जो बचा है तो वो CO2 एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। एक आपको एनोड में मिलेगा, एक आपको कैथोड में मिलेगा गैस। ठीक है, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा ना, जब इलेक्ट्रोलिसिस आप करोगे इसका, तो आपके पास 4 आयन्स आएंगे। CH3COO नेगेटिव आयन आएगा, Na पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव आएगा एंड OH नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों भागेंगे किसकी तरफ? एनोड, तभी तो इनका नाम एनायन था ना। और ये दोनों भागेंगे टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड में जाके हाइड्रोजन बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। एनोड में जाके CH3COO नेगेटिव बन जाएगा, एल्केन एंड CO2। और जो बच गए Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये दोनों मिलके NaOH बनाएंगे। ठीक है, तो ये 5 रिएक्शन या 5 तरीके देखे थे हमने पिछली क्लास में एल्केन बनाने। ठीक है, ओके, आज स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। कहीं डाल लो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। ठीक है, सबसे पहली बात कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ये शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, वो किसी नई चीज को ऐड नहीं कर सकते, उनको अपने एग्जिस्टिंग में से कोई एटम को हटाना पड़ेगा
और फिर तब वो नई चीज के लिए जगह बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास मीथेन है, तो ऑलरेडी कार्बन की 4 बॉन्ड बनी हुई है हाइड्रोजन के साथ, जैसे बनी है ना। तो अब इसको अगर मान लो इसको क्लोरीन ऐड कराना है अपने साथ, तो ये ऐड नहीं करवा सकता, ये सब्स्टिट्यूट करवाएगा। कैसे? H को हटाएगा और Cl को जोड़ेगा, इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, है ना। हमने पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था, सब रिएक्शन का मैंने एक एक एग्जांपल आप लोगों को बताया। क्योंकि यहाँ पे कार्बन सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये कोई नया एटम अपने अंदर जोड़ नहीं सकता, इसको उसके लिए अपने पुराने एटम को हटाना पड़ेगा और फिर नए एटम को वो जगह दे सकता है। तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसका? CH3Cl प्लस एक H जो हटा है, और ये Cl के वो HCl बनाए। क्लियर है? और यही चीज मैं अगर एल्कीन के साथ करूंगा ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये ऐड कर सकता है विदाउट सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है, राइट। अगर ये एक बॉन्ड गायब भी हो जाएगी तब भी C और C का कनेक्शन रहेगा ना, तो ये करता है ऐड। तो CH2 और दोनों में एक एक Cl ऐड हो जाएगा, इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो और कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिला हमें, क्योंकि इसके अंदर से कुछ निकला ही नहीं जो इसके साथ रिएक्ट करके कुछ नया बनाए। यहाँ पे ऐसा हो रहा था, समझ में आ रही बात? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं, ठीक है। तो एंड करा दो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन, इसमें फर्स्ट लिखना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इसमें लिखो a reaction in which a reaction in which a reaction in which a hydrogen atom of a hydrocarbon, a reaction in which a hydrogen atom of a hydrocarbon is replaced by an atom is replaced by an atom is replaced by an atom or group of atoms is called a substitution reaction. Is called a substitution reaction. ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिखना नीचे। एग्जांपल हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब कोई हैलोजन आके हाइड्रोजन की जगह लेगा। जैसे आपको पीछे एग्जांपल दिया ना, एग्जांपल में क्या हो रहा था, एक हाइड्रोजन आके ही तो एक जगह लिया ना हाइड्रोजन की। ये एक एग्जांपल है हैलोजिनेशन का, ये एक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल लिखना हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो हमने एक रिएक्शन मिक्सचर लिया जिसके अंदर मैंने मीथेन रखा है, ठीक है, और साथ में डाल दिया मैंने क्लोरीन। क्लोरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और मीथेन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो धीरे धीरे करके सारा का सारा मीथेन का मॉलिक्यूल CH3Cl में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। हुआ? राइट। अब जितने भी CH3Cl बने हैं, है ना, उसमें भी कभी और हाइड्रोजन है ना, they can also be replaced, they can also be substituted। तो उसमें और क्लोरीन ऐड करके हम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। देखो हो सकता है ऐसा, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया इससे, क्लोरीन से। लाइकवाइज इसका भी वही हाल करेंगे, CH2Cl2 plus Cl2 gives CHCl3 plus HCl। ठीक है, एंड लास्ट एक है, उसको भी क्यों छोड़ रहे, उसको भी ले लो। प्लस Cl2 gives CCl4 plus HCl। ठीक है, ये रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि ये Cl की बॉन्ड तोड़नी पड़ती है और वो ऐसे नहीं टूटेगी, इट ब्रेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और वो भी किस टाइप का क्लीवेज होगा, वो होमोलिथिक।
पढ़ा है तो दो टाइप के, होमोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक फिशन, है ना। तो ये पे यहाँ पे क्योंकि दोनों क्लोरीन एक जैसे ही हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब बॉन्ड टूटेगी तो क्या होगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके शांति से निकल जाएंगे, फॉर्मिंग फ्री रेडिकल। क्या बनता है, फ्री रेडिकल, है ना। इसमें फ्री रेडिकल बनता है ना। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में या हेट्रोलिटिक फिशन में कैटायन या एनायन बनते हैं, बट यहाँ पे तो आपका फ्री रेडिकल बनेगा Cl, Cl बॉन्ड Cl। आप जब इसको तोड़ोगे तो ये जो बॉन्ड पेयर है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के थे ना, तो वो दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके शांति से चले जाएंगे बिना लड़ाई झगड़ा, क्योंकि दोनों इक्वल पावरफुल है ना, लड़ने झगड़ने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर ये ज्यादा पावरफुल होता तो हाँ ये लड़के इसके साथ भगा देता इसको, इसका इलेक्ट्रॉन भी ले लेता, टेकिंग अ नेगेटिव चार्ज और इसको पॉजिटिव चार्ज लेता। बट क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, है ना, पावरफुल, दोनों एक जैसे पावरफुल है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके फ्री रेडिकल बन जाएगा। फ्री रेडिकल आर द स्पीशीज कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, हैलोजिनेशन तो हो रहा है, बट किस टाइप का हो रहा है, एक फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है आपके। हमने पढ़ा ना कि तीन टाइप के अटैकिंग रिएजेंट हो सकते हैं, इट कैन बी अ इलेक्ट्रोफाइल, इट कैन बी अ न्यूक्लियोफाइल, इट कैन बी अ फ्री रेडिकल। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कब बनते हैं, जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, और जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो फ्री रेडिकल। यहाँ पे इनका होमोलिटिक क्लीवेज ही हो रहा है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, और वही फ्री रेडिकल जाके मीथेन के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने 4 रिएक्शन लिख दिए, बट इसके पीछे एक मैकेनिज्म भी है कि रिएक्शन हो कैसे रहा है। आपको यहाँ पे ये 4 रिएक्शन दिख रहे हैं, है ना, बट इसके पीछे 10 रिएक्शन छुपे हुए हैं जो आपको दिख नहीं रहे, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म कैसा उसका होता है, ध्यान देना। मैकेनिज्म 3 स्टेप होते हैं इसके रिएक्शन के, जो अपन ने पीछे लिखे हैं। स्टेप नंबर 1 इज नोन एज चेन इनिशिएशन। क्या बोलते हैं इसको अपन, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएट हो रही है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में 2 फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यही तो है जो चेन इनिशिएट करने वाला है। अगर ये बनेगा ही नहीं तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, तभी इसका नाम क्या स्टेप का, चेन इनिशिएशन। राइट, क्लियर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2 होता है चेन प्रोपगेशन। चेन को आगे बढ़ाना है, प्रोपगेट करना है, एक एक करके हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो स्टेप का नाम होता है चेन प्रोपगेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, चेन प्रोपगेशन में ये जो Cl का फ्री रेडिकल है ये आएगा और मीथेन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, जब ऐसा होगा ना तो एक नया फ्री रेडिकल बनेगा, एक H हट गया से, और ये H इस Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl। ठीक है, अब ये चुप नहीं बैठेगा, एक नया फ्री रेडिकल आ गया, कोई भी रेडिकल आएगा वो अटैक करेगा। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल एक और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। सारा का सारा क्लोरीन मॉलिक्यूल थोड़ा ब्रेक हुआ होगा, और भी क्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे आपके साथ रिएक्शन में। ये एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा CH3Cl, और एक क्लोरीन का रेडिकल बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, मतलब ये चीज हमने पीछे एक स्टेप में लिख दी थी, अगर आप लोग को याद हो तो। आप दोनों को ऐड करो ना रिएक्शन को, आपको तुमको ऐड करना आता ना, हमने रेडॉक्स में ऐड किया 2 रिएक्शन को। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हो ना तो आपको वहां का फर्स्ट रिएक्शन मिलेगा, ये वाला। ठीक है, चलो मैं ऐड करता हूँ, ध्यान देना। CH4 यहाँ का, ये Cl फ्री रेडिकल और ये Cl फ्री रेडिकल कैंसिल हो जाएगा। हाँ यहाँ, क्योंकि एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, जैसे अपन मैथ्स के इक्वेशन में लेफ्ट साइड कैंसिल कर देते हैं, वैसे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, एक रिएक्टेंट साइड में एक प्रोडक्ट साइड में, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, उसको नहीं लिखता हूँ। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, CH3 रेडिकल मिल रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली और क्या बचा, Cl2। वैसा गिव्स प्रोडक्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको, ये तो कैंसिल हो चुका है इससे, और ये कैंसिल हो चुका है इससे, तो यहाँ क्या बचा, CH3Cl plus HCl।
समझ में आया? यहाँ का एक रिएक्शन एक्चुअली दो रिएक्शन से मिलके बना है. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय मैकेनिज्म. तुरंत एक बार में ये रिएक्शन नहीं होता. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप. एम आई क्लियर? हाँ. अब ऐसा ही बाकी चार रिएक्शन, बाकी तीन रिएक्शन के लिए भी ऐसे ही दो स्टेप. ठीक है, ध्यान देना कैसे. ये वाला हटा दे रहा हूँ. ठीक है, मैं अपने की बाकी पूरा मैकेनिज्म करने वाला हूँ, तो पहले मैं उसको हटा देता हूँ इसको. ठीक है, चलो. अब अपन ये मान के चलते कि जितना भी CH4 था वो सारा CH3Cl में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, अब ये CH3Cl में फिर से आपका एक क्लोरीन रेडिकल अटैक करेगा और एक नया रेडिकल बनाएगा, जैसे वो फर्स्ट स्टेप में कर रहा है. ठीक है, इसने मीथेन पे अटैक किया, एक नया रेडिकल बनाया. अब यही इस पे अटैक करेगा और एक नया रेडिकल बनाएगा. क्या इसने नया रेडिकल कैसे बनाया था? एक हाइड्रोजन कम करके. यहां पर भी एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बचेगा? CH2Cl का रेडिकल प्लस HCl, जैसे यहां हो रहा था. ये वाला स्टेप इसके जैसे ही, ये वाला स्टेप इसके जैसे ही. समझ लो क्या बोल रहा हूं? और सेकेंड वाला स्टेप अब ये अपन लिखेंगे इसके लिए. जो नया रेडिकल बनता है वही अगले आगे जाता है. जो नया रेडिकल बनता है वही आगे जाएगा. CH2Cl प्लस उसमें क्या अटैक करता है? Cl2. और क्या बनता है? CH2Cl2 और साथ में Cl रेडिकल फिर से निकल जाता है. आपको सिमिलरिटी दिख रही है सेकेंड स्टेप और फोर्थ स्टेप में, फर्स्ट और थर्ड में, राइट? अब अगला, तो आपको समझ में आ गया कि अगला जो यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ था वो इन दोनों के ऐड से आएगा, एडिशन से आएगा. समझ रहे हैं? नाउ अब सारा का सारा CH3Cl CH2Cl2 हो चुका है. अब अगला बढ़े, CH3 बना है, तो स्टार्ट करेंगे यहीं से. CH2Cl2 प्लस कौन आएगा? क्या बनाएगा? CH2Cl2 रेडिकल. एक हाइड्रोजन फिर हटेगा. और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, नया रेडिकल बना. फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, नया रेडिकल बना. फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओगे, नया रेडिकल बनेगा प्लस HCl. नाउ यही आगे बढ़ता है अगले रिएक्शन में. CHCl2 प्लस कौन आता है उसके पास? Cl2. क्या बनेगा? CHCl3 प्लस Cl. बन गए सारे CH2Cl2 CHCl3 बन गए. आखिरी वाला स्टेप देखिए, वापस उसका भी दो आएगा. CH बताते जाओ, Cl3 पे इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं इधर. ठीक है, आगे CCl ना, वो एक H लौटा वाला भी वो भी हटा दो. CCl3 का रेडिकल प्लस HCl. ठीक है, अब ये जो बना है ये आखिरी स्टेप है, प्लस Cl2 gives CCl4 प्लस क्लोरीन रेडिकल. समझ गए क्या? इसको कहते हैं अपन चेन प्रोपगेशन. दिस इज नोन एज, कैसे प्रोपगेट हो रही है ना, इसलिए प्रोपगेशन नाम है. क्लियर? कुछ अगर जनरल चीज ऑब्जर्व कर दो तो रिएक्शन याद रखना या रिकॉल करना बहुत आसान हो जाएगा. क्या है देखो, आप हर रिएक्शन में ऑब्जर्व करना, हर रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में एक रेडिकल है, एक मॉलिक्यूल. प्रोडक्ट साइड में भी एक रेडिकल बन रहा है, एक मॉलिक्यूल. रेडिकल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल रेडिकल. ठीक है, ये डॉट है ना, मतलब वो रेडिकल वाला साइन नहीं है. ठीक है, फिर अगेन मॉलिक्यूल रेडिकल, रेडिकल मॉलिक्यूल, रेडिकल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल रेडिकल. समझ में आ रही बात? तो ये आगे क्यों बढ़ रहा है, प्रोपगेट क्यों हो रहा है? क्योंकि हर स्टेप में एक रेडिकल आपको मिल रहा है जो रिएक्शन को आगे बढ़ा. हर रिएक्शन में एक रेडिकल आपको मिल रहा है जो रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा है. हर रिएक्शन में एक रेडिकल आपको मिल रहा है जो रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा है. समझ में आ रही बात? तभी वो प्रोपगेट हो रहा है. ये रुकेगा कब? जब दो रेडिकल आपस में मिल जाएंगे. क्योंकि जब दो रेडिकल आपस में मिलेंगे तो वो नया रेडिकल नहीं बना पाएगा. यहाँ क्या हो रहा है, ये रेडिकल था, इसने इसके साथ अटैक करके इसको रेडिकल बना लिया, खुद सही हो गया.
ये भी वही किया, ये आया, इसने इसके साथ मिलके इसको रेडिकल बना दिया। देख रहे हो आप लोग? पर अगर दो रेडिकल आके आपस में अटैक किए ना एक दूसरे को, अब मॉलिक्यूल क्या ये क्या कहते हैं, तो कोई भी किसी का भी रिएक्शन कर सकता है ना, और कोई बैटर थोड़ी ना कि उसको किसी का रिएक्शन करवाने के लिए। तो रिएक्शन कब स्टॉप होगा? जब दो रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे, तब वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये जो फ्री रेडिकल है ना CH3 का, ये अपने एक और इसी के जात से फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर जाए लाइक दिस, क्योंकि ये एक ही को थोड़ा ब्रेक करेगा। मान लो 10 CH4 को इसने ब्रेक कर दिया और नए 10 CH3 रेडिकल बना दिए, तो ये जरूरी थोड़ा कि हर बार Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे। हो सकता है ये खुद आपस में ही रिएक्ट कर जाए, तो यही बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा? इथेन। और कोई नया रेडिकल नहीं बना, तो अब इन दोनों को यही स्टॉप हो गया। बचे 8 और फ्री रेडिकल। कौन से? CH3। 10 बनाए थे ना, मैंने क्या बोला? 10 फ्री रेडिकल आया, 10 CH4 को अटैक किया, 10 ये बने, उनमें 2 ऐसे रिएक्ट करके यहां स्टॉप हो गए। मतलब अब वो 10 में 2 तो आगे नहीं बढ़ने वाले, प्रोपेगेट नहीं करने वाले, बट 8 अभी भी बचे हैं ना। हो सकता है 8 में से कुछ और ऐसे रिएक्शन कर जाए, या वो आगे स्टेप को आगे बढ़ाए प्रोपेगेशन का। समझ में आ रही बात? तो ये तो प्रोपेगेशन हो गया। थर्ड स्टेप क्या बचा है? एक बार इनिशिएट किया तो स्टॉप भी तो करना पड़ेगा ना, तो इनिशिएट का ऑपोजिट होता है टर्मिनेट। तो थर्ड होता है हमारा चेन टर्मिनेशन। तो स्टेप नंबर 3, टर्मिनेशन बता दिया हम आपको कब होगा ना, जब दो रेडिकल आपस में मिक्स होंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 इज चेन टर्मिनेशन। और इसके आप दो चार रिएक्शन लिख दो कोई भी, जैसे मैंने अभी वहां पे लिखा था, जब दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे तब रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। राइट? हो सकता है यही Cl के फ्री रेडिकल आपस में मिल जाए तो वो फिर से Cl2 मॉलिक्यूल बना लेंगे, यहाँ पे भी वो आगे नहीं बढ़ने वाला रिएक्शन। इन दोनों का सफर यही खत्म हो गया, इन दोनों का सफर भी यही खत्म हो गया। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसका सफर आगे चला, समझ रहे? क्योंकि वो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बनेगा तो वो अटैक करेगा ही ना, तो क्यों अनस्टेबल होते, तो वो जाके कहीं ना कहीं अटैक करके स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, और वो प्रोपगेशन कहलाएगा। ठीक है, वो स्टेबल कब होंगे? जब दो फ्री रेडिकल आपस में आके अटैक करके दोनों आपस में स्टेबल हो जाएंगे, तो अब कोई आगे बढ़ेगा नहीं, कोई आगे बढ़ने वाला किसी कुछ बनाएंगे ना दोनों ने। बाकी आप देख रहे हो कि हर स्टेप में एक नया फ्री रेडिकल जन्म दे रहा है जो रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा है। समझ गए? ठीक है, तो ये आपके हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म है। ठीक है, रेडिंग क्या लेते हैं? हेलोजिनेशन एग्जांपल लिखे देना, पहले ये चारों रिएक्शन लिख लो, फिर इसका मैकेनिज्म पीछे लिख लेना। ठीक है, चलो जल्दी। इसको फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन बोलते हैं। समझ गया क्यों बोल रहे हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन? देखिए पूरा रिएक्शन कौन आगे बढ़ा रहा है? फ्री रेडिकल। आयुषी, रीमा, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हो गया? पक्का? हाँ? ये वाला था। नेक्स्ट मैकेनिज्म लिखना, हेडिंग मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप लिख लो, चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। यूवी लाइट बोलते हैं एक्चुअली उसको हम ना, यूवी लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है, आप यहाँ पे यूवी लिख सकते हो। फिर चेन प्रोपगेशन लिखूंगा, सेकंड स्टेप सारे रिएक्शन लिखो चेन प्रोपगेशन के, एंड देन चेन टर्मिनेशन।
मैंने टर्मिनेशन का 2 लिखा है, एक और आप लोग अपने मन से लिखना जो आपको लगता है कि ये भी हो सकता है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। CH3 प्लस Cl रेडिकल ना दोनों। हाँ हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये जा रहा होगा इसके पास, CH3 रेडिकल बना, ये जा रहा होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास, रास्ते में वो इससे टकरा गया, CH3 बन जाएगा। यहाँ भी वो इसके साथ भी अटैक करता तो CH3Cl ही बनाता, बट रिजल्टिंग में एक रेडिकल भी और बन जाता जो उसको और स्टेप को आगे बढ़ाता। पर अगर ये इसके साथ ही रिएक्ट कर गया जाते जाते, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन। मतलब ये वाला CH3 रेडिकल वहीं खत्म हो जाएगा, आगे और नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, जो आप बोले वो पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल gives CH3Cl। ठीक है, ये भी हो सकता है टर्मिनेशन। हो गया। अब ये तो मैंने हैलोजनेशन करवाया ना, हैलोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है। नाइट्रेशन करवा सकते हैं तो NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक सल्फोनेशन होता है जहां पे SO3H ग्रुप लग जाएगा। तो ऐसे और रिएक्शन हम एल्कीन के साथ करवा सकते हैं, बट सारे सब्स्टिट्यूशन ही होंगे। ठीक है, डन दिस वन। मुझे आगे बढ़ाऊं? चलो, तो एक एग्जांपल आपने हेलोजिनेशन लिखा था ना पीछे, ये एग्जांपल नंबर 1 हेलोजिनेशन। एग्जांपल नंबर 2 लिखना, एग्जांपल 2 नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। ठीक है, तो नाइट्रेशन में कुछ ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपका CH4 है, वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाए, तो इसका जो नाइट्रो है NO2 है ना, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया एक H को, लाइक दिस। ठीक है, एक H हट गया, साथ में नाइट्रो ग्रुप लग गया, जस्ट लाइक जैसा ये हाइड्रोजन लग रहा था, वहां पे क्या लग गया आपका नाइट्रो। बचा क्या है, इधर का एक H निकला होगा और इधर का एक O और एक H मिलकर क्या बना लेंगे H। ये नाइट्रेशन हो गया। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन सल्फोनेशन का। लिख लो उसको ऊपर वाले को, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ये नाइट्रिक एसिड से आया, सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड से आ जाएगा। सल्फोनेशन में क्या होता है, आपका एक और फंक्शनल ग्रुप, हमने COOH पढ़ा ना, फंक्शनल ग्रुप, दैट वाज कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एक और फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको अपन बोलते हैं HSO3 या SO3H। SO3H वो बोलना ज्यादा सही है क्योंकि H यहाँ पे 2 बॉन्ड बना देगा। फिर SO3H, इसको कहते हैं अपन सल्फोनिक एसिड ग्रुप। दिस इज नोन एज सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये अपन नाम पहली बार 10th में सुने थे, अगर आप लोग डिटर्जेंट पढ़े हो तो। सोप आर द salt of carboxylic acid and detergent are the salt of sulfonic acid. Soap and detergent, समझ ना नाम। तो सोप कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है और डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड ग्रुप से बनता है। ठीक है, ओके। तो ये जब ऐड होगा तो CH3 के साथ SO3H ऐड हो जाएगा, समझ रहे, सब्स्टिट्यूशन अगेन।
बचेगा क्या वापस? H। समझ गए क्या? तो ये हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी। केमिकल रिएक्शन में ये पहला प्रॉपर्टी हुआ जिसका नाम हमने क्या दिया है बाहर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हैलोजिनेशन करवाए, हैलोजन ने सब्स्टिट्यूट किया, नाइट्रेशन करवाए, नाइट्रो ने सब्स्टिट्यूट किया, सल्फोनेशन करवाए, सल्फोनिक एसिड ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट किया किसको? हाइड्रोजन को ऑफ योर एल्केन। क्लियर है ये? ठीक है। सेकेंड लिखना, सेकेंड रिएक्शन ऑक्सीडेशन या फिर कंबर्शन लिख लो। कंबर्शन, कंबर्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंबर्शन? बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन। ठीक है, बर्निंग एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी हम एक हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कोई भी हाइड्रोकार्बन, नॉट एल्कीन, मैं एल्कीन अल्काइन में भी सेम चीज की बात करूंगा। हम कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब कंबर्शन करते हैं या बर्न करते हैं एयर में, तो उस हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन होते हैं ना वो CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं CO2 में, और जितने भी हाइड्रोजन है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बस फर्क इतना होगा उनके नंबर्स। अगर मैं मीथेन ले रहा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इथेन लूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ब्यूटेन लूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी और बढ़ जाएगी। जितने नंबर ऑफ कार्बन उतने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? बट जनरल सबका रिएक्शन ऐसा ही है। ठीक है, मैं हाइफन डाल के लिखो। ऑन हीटिंग, on heating, on heating, alkanes readily burn. On heating, alkanes readily burn. On heating, alkanes readily burn. ये आपके alkanes ही है जो आपके LPG सिलेंडर्स में होते हैं ना, that is the normal butane। LPG गैस में होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें नॉर्मल ब्यूटेन होता है और थोड़े बहुत हाइड्रोकार्बन और मिक्स होते हैं। प्योर एन ब्यूटेन नहीं होता, तो हाइड्रोकार्बन और मिक्स होते हैं। ठीक है, और आप जैसी नॉब ऑन करते हो और आग लगाते हो तो तुरंत आग पकड़ता है ना, कंबस्टिबल सब्सटेंस गैस। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे? ऑन हीटिंग एल्केन्स रेडिली बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन। अच्छा, फ्लेम का कलर कैसा होता है? ब्लू। तो क्लीन ब्लू फ्लेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीन ब्लू फ्लेम। और वो जलते समय कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता। ऐसा ना हम खाना बना के निकले और रात रात खड़ा आजू-बाजू नहीं होता ना एलपीजी में। कोयले से करोगे तो होगा, है ना? और अगर कोई अनसैचुरेटेड गैस को बर्न करके करोगे तो होगा। वो येलो सूटी फ्लेम बनाते हैं, है ना? Unsaturated hydrocarbon is burned in the presence of air. It forms yellow sooty flame. एक तो फ्लेम का कलर येलो होगा और सूटी मतलब सूट बनते हैं। सूट मतलब वो पहनने वाला सूट नहीं, ब्लैक पार्टिकल रेसिड्यू, उसको हम सूट बोलते हैं, जिससे हम पॉलिश बनाते हैं। पॉलिश, शू पॉलिश, है ना? तो उसको अपन सूट बोलते हैं। तो बेसिकली वो तरह का रेसिड्यू है जो आसपास की चीजों को गंदा भी करता है। ठीक है, तो वो कब होगा? जब हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं। तो ये डिफरेंस हो जाएगा बेसिकली, difference between a saturated and an unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon burns with a clean blue flame, whereas an unsaturated hydrocarbon burns with a yellow sooty flame. एक difference तो पहले ही अपन पढ़ चुके थे। Saturated hydrocarbons are single bonded ones, they are double or triple. Saturated hydrocarbon undergoes substitution reaction, whereas unsaturated hydrocarbons undergo addition reaction. और third difference ये हो गया, burns with a clean blue flame, burns with a yellow sooty flame. क्लियर है? तीन डिफरेंस पढ़ लिए, एक और डिफरेंस पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, चलो। तो क्या लिखे? रेडिली बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन, प्रोड्यूसिंग CO2 एंड H2O। प्रोड्यूसिंग CO2 एंड H2O। प्रोड्यूसिंग CO2 एंड H2O। ठीक है, एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, फिर आप लोग एक लिखना। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। मतलब बैलेंस करने की जरूरत है। क्या होगा देखो, कितने ऑक्सीजन है उस साइड पे? 3, इधर 2, है ना? और कार्बन तो एक ही है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ इससे काम हो जाएगा पूरा, और थोड़ा सा काम यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस। 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, ये बैलेंस है। अब आप लोग एक करना,
C4H10 ब्यूटेन, एक ही मॉलिक्यूल को मुझे बर्न करना है, समझ रहे? एक ही मॉलिक्यूल को बर्न करना है, मुझे बताना कितना ऑक्सीजन लगेगा इसके लिए। रिएक्शन सेम होगा, O2 gives CO2 plus H2, बैलेंस करो। हम्म 5H2O होगा हम्म, और यहाँ पे 4 CO2 यहाँ पे ठीक है। कितने ऑक्सीजन हो गए? हाइड्रोजन तो 10 दिख रहे हैं, कार्बन 4 दिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन बच गया ना। तो वहां कितने हैं? 8 और 5 13। तो आप किसी भी हालत में यहाँ एक होल नंबर लिख के तो 13 नहीं कर सकते, आया ना। आप 5 लिखोगे तो 10 होगा, 6 लिखोगे तो 12 होगा, 7 लिखोगे तो 13 होगा, सॉरी 14 होगा। 13 करना है ना, तो दोनों के बीच का रास्ता 6 और 7। आप ऐसा तो लिख सकते हो ना यहाँ पे 13/2, 13/2 तो काउंट कर देगा ना। देखो 13/2 इंटू ये 2 ऑक्सीजन है, तो 2 2 कैंसिल, 13 ऑक्सीजन हो गया ना। 13 क्यों चाहिए था ना, 8 5 13। ये हम ऐसे लिख दिए हैं, बट ऐसा होता नहीं है ना। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आधा नहीं होता, या तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होगा तो 2 होगा। पर जस्ट मुझे क्योंकि पता करना था कि एक मॉलिक्यूल ब्यूटेन को कितने ऑक्सीजन लगते हैं, तो इस ऐसा किया अपन ने। तो थियोरेटिकली अपन लिख सकते हैं पेपर में, पर जब आप रिएक्शन करने लगे तो कभी भी 13/2 ऑक्सीजन एटम कुछ होता ही नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? या तो वो 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे या तो 7 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे। 6.5 मॉलिक्यूल नाम का कोई चीज नहीं है। ये 6.5 मॉलिक्यूल तो है, आप उसको डिवाइड करो 13/2 6.5, 6 और 7 के बीच का रास्ता 13/2 6.5, ठीक है। बट ये रिएक्शन में लिखने में ठीक है ना, बट नॉट इन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है। लिखिए इसको, ठीक है। इसका एक जनरल रिएक्शन लिखवा देता हूं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? कोई भी एल्केन लो, है ना, अगर उसका एक मॉलिक्यूल को आपको कन्वर्शन करना है तो 3n + 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लगते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पे रख के देख लो, यहाँ पे कार्बन कितने थे? 4, 3 × 4 12, 12 + 1 13/2। समझ लो क्या कर रहे हैं हम? एक जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं। अब आप इसके अंदर बस n के वैल्यू पुट करो, आपको अलग अलग एल्कीन्स का कंबशन रिएक्शन मिलता जाएगा, ठीक है। और साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पे भी लिख लो। कितने आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितने मिले यहाँ पे? जितने कार्बन था उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड मिला ना, मतलब n मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। व्हाट अबाउट वाटर? जितने कार्बन थे उससे एक नंबर ज्यादा मिला। नहीं, यहाँ भी देख लो ना, चलो वहां समझ में आया तो यहाँ देख लो। यहाँ एक कार्बन था तो एक ही CO2 मिला, यहाँ एक कार्बन था तो 2 H2 मिला, मतलब एक एक्स्ट्रा +1, यानी कि यहाँ क्या होगा n + 1 H2। Am I clear? अब आपको अगर मैं बोलूं कि ऑक्टेन का बताओ तो आप यहाँ पे सीधा n की जगह 8 रख दो, खत्म, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? C8H कितना हो जाएगा? 18 होगा, 18 16 + 2 18 प्लस 24 + 1 25/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स gives you 8 CO2 + 9 H2O। तो बैलेंस करने के लिए देख सकते हैं, बैलेंस करने के लिए 18 हाइड्रोजन 18 हाइड्रोजन 8 कार्बन 8 कार्बन, ऑक्सीजन कितने हैं? 16 और 9, 16 और 9 कितना होता है? 25, और ये 25 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 50 ऑक्सीजन बाय 2 25, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन हो गया आपका ऑक्स ये कंबशन के लिए, क्लियर है? ठीक है, तो ये हुई सेकंड प्रॉपर्टी कंबशन। थर्ड लिखना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, इसको भी ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, ठीक है। बट अब जो ऑक्सीडेशन लिखना है ना, उसके ब्रैकेट में कैटालिटिक लिखना है। कैटालिटिक, कैटालिटिक का मतलब हाँ, मतलब ये ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। अभी क्या नहीं रहता ना कैटलिस्ट, अभी सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, बट अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे और साथ में एक कैटलिस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, अभी के लिए नहीं, 12th तक काम आएगी ये चीज। वो चीज क्या है
कि जब भी हम एक कोई हाइड्रोकार्बन को लेते हैं, HC स्टैंड्स फॉर हाइड्रोकार्बन, और इसको जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन सभी ने पढ़ा है, इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दो डेफिनेशन पढ़े अभी तक। अच्छा, दो और पढ़ेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन इन द ऑक्सीडेशन नंबर। चार डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन रेडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन की, और ऐसे ही चार डेफिनेशन रिडक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक हाइड्रोकार्बन पे ऑक्सीजन ऐड करता हूँ तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो होता है एल्कोहल। इसमें ऑक्सीजन नहीं था, इसमें ऑक्सीजन आ गया, एल्कोहल क्या होते हैं? ROH। एल्कोहल और ROH, अल्किल ग्रुप में OH लग जाएगा तो एल्कोहल बन जाएगा, अल्किल ग्रुप में X लग जाएगा तो हेलो एल्केन बन जाएगा, अल्किल ग्रुप में CHO लग जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। आप इनका और अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओगे ना, ये ऐसा O क्यों लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है नेसेंट ऑक्सीजन। ये कभी अकेले नहीं रह सकता ना, इसलिए बहुत रिएक्टिव होता है। आप O2 में से एक O को अलग कर दो, वो छटपटाएगा, वो तुरंत जाके किसी न किसी को अटैक करेगा, और वो अटैक करेगा मतलब ऑक्सीडेशन कर देगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ऐसे नेसेंट हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे ना तो मिलता है एल्डिहाइड या कीटोन। आप बोलोगे सर इनके पास तो एक ही ऑक्सीजन है, बट हाइड्रोजन तो कम हो गए ना। आप देखो ना यहाँ पे, अगर मैं एक कार्बन का अल्कोहल लिखूं तो आपके पास कितने कार्बन थे, हाइड्रोजन थे? टोटल 4 थे। अब एक ही कार्बन का मैंने एल्डिहाइड लिखा तो उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2। तो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ ना, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना तो हाइड्रोजन रिमूव दिख रहा है आपको, तो उसको भी तो ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल के फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बना? एल्डिहाइड या कीटोन। अब मैंने या कीटोन क्यों लिखा? क्योंकि अल्कोहल हमारे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, हमें नहीं पता। तो वो जब हम अल्कोहल डिटेल में पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे उस बारे में। ठीक है, बट अभी ये याद रखो कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन बनता है, और इनके फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब तो आपको यहाँ पे एक O एक्स्ट्रा दिखेगा ना? नहीं, कि नहीं दिखेगा? RCHO था ये, और कीटोन था आपका CO। दोनों के पास एक एक ऑक्सीजन था, और हमें पता है कि एसिड के पास 2 ऑक्सीजन होते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे। ये चार्ट समझ में आ रहा है कैसे जा रहा है यहाँ पे? ये कब यूज आएगा? आपको प्रॉपर्टीज में बहुत यूज आने वाला है। अभी हम जब हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करने वाले हैं ना, करने वाले हैं, तो इससे अल्कोहल भी बन सकता है, इससे एल्डिहाइड भी बन सकता है, और इससे एसिड भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैटलिस्ट। उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन के समय तो उसको अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं ना, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है। कैटलिस्ट भी तो हेल्प ही करता है रिएक्शन को फास्टर करने में, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप एल्केन को अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप एल्केन को एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप एल्केन को एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये फ्लोचार्ट समझ में आया? अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? रिडक्शन। इसको रेड्यूस करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, इसको रेड्यूस करोगे तो अल्कोहल मिलेगा, और इसको रेड्यूस करोगे तो वापस से हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। ये बहुत काम आएगा, मतलब आज ही नहीं, 12th में भी। अभी तो थोड़ा बहुत ही काम आएगा, 12th में ये बहुत काम आएगा। मतलब मैं 12th क्लास को पढ़ाता हूँ तो हर ऑर्गेनिक पढ़ाता था, मैं हर दूसरी तीसरी क्लास में ये चीज बताता हूँ। क्योंकि आपको अल्कोहल प्रिपरेशन करना है तो आप इसके ऑक्सीडेशन से कर सकते हो, इसके रिडक्शन से कर सकते हो। आपको एल्डिहाइड प्रिपरेशन करना है तो आप अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से कर सकते हो। है ना क्लियर? तो ये सब जब अपन अल्कोहल एक चैप्टर है आपका अलग, अभी तो अपन सिर्फ एल्कीन्स पढ़ रहे हैं, एल्कीन्स पढ़ रहे हैं, एल्काइन्स पढ़ रहे हैं, बेंजीन पढ़ रहे हैं। तो जब आप 12th क्लास में जाओगे ना तो आपका अल्कोहल का एक अलग चैप्टर है, हेलो एल्कीन का अलग चैप्टर है, एल्डिहाइड का अलग चैप्टर है, एसिड का अलग चैप्टर है। तो आपको तब एक एक फंक्शनल ग्रुप को डिटेल में पढ़ना है। जो काम अभी हम एल्केन के साथ कर रहे हैं ना, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यही काम आपको हर फंक्शनल ग्रुप के साथ करना है, इंपॉर्टेंट वाले। उसमें यही 3 इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो एल्केन। ठीक है, ये चार्ट हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अब इसी को देख के हम हाइड्रोकार्बन को पहले चेंज करते हैं अल्कोहल में, फिर इसी हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाना भी सीखेंगे, और इसी हाइड्रोकार्बन से एसिड, अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेकर।
जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे ना, तो ये बीच के स्टेप्स छूट जाएंगे, सीधा एसिड बन जाएगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा है, तो तुरंत वो एल्केन से क्या बन जाएगा, सीधा एसिड, वो बीच में रुकेगा नहीं। और आप चाहते हो कि बीच में कहीं रुके, मुझे एल्डिहाइड बनाना है भी, तो हम थोड़ा माइल्ड वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ज्यादा ऑक्सीडाइज ना करे, बीच में ही रोक दे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो लिखना है इसमें डिफरेंट ऑक्सीडेशन और ब्रैकेट में कैटेगरी लिख लियो ना, हाइफन डाल के लिखो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो इसमें ए बी सी डी करके तीन चार कंडीशन लिखते हैं। सबसे पहले ए लिखना, पहली कंडीशन फर्स्ट लिखो, when a mixture of methane and oxygen, when a mixture of methane and oxygen, when a mixture of methane and oxygen at a pressure of 100 atm, at a pressure of 100 atm atmospheric pressure, is passed through a copper tube, is passed through a copper tube, is passed through a copper tube at 573 Kelvin, at 573 Kelvin, comma, methanol is formed. Methanol is formed. अब जो लिखे हैं उसको रिएक्शन में लिख लेते हैं। CH4 react with oxygen, 100 atm pressure, 573 लिखवाएंगे ना, in the presence of copper gives methanol। ठीक है, जो आपने लिखा है उसी को रिएक्शन के फॉर्म में लिखें। ये पहली कंडीशन है कि आप कैसे ये हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बनाएं। ठीक है, इस कंडीशन पे एसिड नहीं बनेगा, ना इस कंडीशन पे एल्डिहाइड बनेगा, उसकी कंडीशंस और एजेंट अलग अलग। क्लियर है? चलो सेकेंड कंडीशन बी, सेकेंड कंडीशन लिखेंगे, when a mixture of methane and oxygen under pressure is passed over, when a mixture of methane and oxygen under pressure, गैसेस है ना तो हाई प्रेशर में जल्दी रिएक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि गैसेस आर कंप्रेसिबल, वही आप सॉलिड्स में प्रेशर लगाओ, रिएक्शन के स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। ठीक है, ओके, क्या लिखे, when a mixture of methane and oxygen under pressure is passed over heated molybdenum oxide। molybdenum एक एलिमेंट है, सुने कभी नाम? molybdenum, इसका सिंबल होता है MO। molybdenum स्पेलिंग लिखो MOLYBDENUM, MOLYBDENUM, molybdenum oxide, heated molybdenum oxide, comma, it is oxidized to methanol, it is oxidized to methanol, it is oxidized to methanol। अगेन रिएक्टेंट तो वही, अपन मीथेन को ही अलग अलग कंडीशन पे ऑक्सीडाइज करके देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा आपका हीटेड मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, ये आपका मॉलिब्डेनम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है अंडर प्रेशर। ठीक है, इट विल गिव यू मीथेनॉल, दिस इज मीथेनॉल, राइट? HCHO एल्डिहाइड का पहला मेंबर विद 1 कार्बन। ठीक है, मीथेन से आप कीटोन नहीं बना सकते क्योंकि कीटोन एक कार्बन का होता ही नहीं, कीटोन स्टार्ट्स विद 3 कार्बन। ठीक है, चलो थर्ड कंडीशन, थर्ड एसिड बना लेते हैं। ठीक है, लिखना इसमें higher alkanes on oxidation,
higher alkanes on oxidation, higher alkanes on oxidation in the presence of silver oxide, in the presence of silver oxide, higher alkanes in the presence of oxygen, sorry, higher alkane on oxidation in presence of silver oxide give carboxylic acid. Give carboxylic acid. Give carboxylic acid. हायर एल्केन बोल रहे हैं इसलिए मीथेन नहीं ले रहा हूं, कुछ भी एक 3 या 4 कार्बन का एल्केन ले सकते हैं अपन, तो मैंने आर ले लिया। आर कितने भी कार्बन का हो सकता है, एक कार्बन का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। तो RCH3 plus 3O2 in the presence of silver oxide मतलब Ag2O, Ag2O सिल्वर Ag पॉजिटिव होता है and oxide O2 नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Ag2O, ठीक है, and it gives you 2RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है। चलो अगला रिएक्शन, ये आपको हो गया थर्ड ना, फोर्थ लिखना, फोर्थ आइसोमेराइजेशन, 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 आइसोमर्स तो पढ़े ना अपन, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, स्टीरियो, स्ट्रक्चर के अंदर सब आ जाएंगे, पोजिशनल, चेन, रिंग और फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म सब आ जाएंगे इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, ओके। तो आइसोमेरिज्म, आइसोमेराइजेशन, एल्केन्स ना सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन सा शो करते हैं, चेन आइसोमरिज्म। आप एक जैसे एल्केन लेते हो, फॉर एग्जांपल 5 कार्बन का मैंने एल्केन लिया, तो ये 2 टाइप का स्ट्रक्चर बना सकता है, एक तो ऐसा और दूसरा चेन में वो इसी 2 टाइप के स्ट्रक्चर बना सकता है, आप और तीसरा नहीं बना सकते इसका, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, चेन आइसोमर में आप इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। बाकी इसमें पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं होगा, पोजीशन आइसोमरिज्म आप डबल बॉन्ड में बना सकते हो कि डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दी, डबल बॉन्ड मैंने अगर यहाँ लगा दी तो ये पोजीशन चेंज हो गई डबल बॉन्ड की, या फंक्शनल ग्रुप होता तो आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते थे, यहाँ से सेकंड कार्बन पे है और यहाँ से फर्स्ट कार्बन पे है, तो आप बोल सकते कि ये पोजीशन आइसोमर्स है। तो पोजीशन आइसोमर्स या आइसोमर्स होते क्या है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, तो इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है बट हर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और स्ट्रक्चर में भी क्या अलग है, बॉन्ड की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, यहाँ क्या अलग है, चेन, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन्स है, यहाँ एक ब्रांच है, यहाँ 2 ब्रांच है। तो जो एल्केन्स होते हैं ना, दे जनरली शो चेन आइसोमर। तो वी स्टार्ट विथ नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल से चालू करेंगे, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट लाइन वाला, और उससे आपको आइसोनियो मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। मतलब ये आइसोमराइजेशन नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि ये एक एल्केन का आइसोमर बना हुआ है। हम स्टार्ट करेंगे विद अ नॉर्मल एल्केन एंड विल गेट चेन आइसोमर्स ऑफ दोस एल्केन, ठीक है, देखो इसका रिएक्शन। when n alkanes are heated, when n alkanes are heated, when n alkanes, n मतलब समझ रहे हो ना, नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाले, ठीक है, when n स्मॉल n लियो ना, Yes, sir. और उसके बाद हाइफन के लगाना, n alkanes है ना, when n alkanes are heated with anhydrous AlCl3 aluminium chloride, when n alkanes are heated with anhydrous AlCl3 and hydrogen chloride at 573 Kelvin, at 573 Kelvin under a pressure of about 35 atm, under a pressure of about 35 atm, comma, they are converted into branched chain alkanes. They are converted into branched chain alkanes.
they are converted into branched chain alkanes. ठीक है, we'll start with butane. ठीक है, ब्यूटेन लेते हैं क्योंकि प्रोपेन का कोई चेन आइसोमर नहीं बनता. आप अगर 3 कार्बन लेते हो तो 3 कार्बन को कैसे लगाओगे? आप ऐसा भी नहीं बोल सकते ये भी प्रोपेन ही, ये ब्रांच थोड़ी ना, ये भी स्ट्रेट चेन ही है क्लियर? ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है ना, क्योंकि ये भी तो कंटिन्यूअस चेन है ना, ये भी कंटिन्यूअस चेन है, बस आपने इसको मोड़ दिया है. तो ये कोई आइसोमर नहीं है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आइसोमरिज्म चेन वाला स्टार्ट होता है 4 कार्बन से, दैट इज ब्यूटेन. ठीक है, तो ब्यूटेन ले लेते हैं हमें CH3 CH2 CH2 CH3. क्या क्या लिखे अपन कंडीशंस में देखो, AlCl3 HCl 35 ATM 573. वैसे कंडीशंस कितनी है आपको? 2 टाइप की, सॉरी एक मिलेगा आपको. इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटेन. क्या बोलते हैं इसको हम? आइसोब्यूटेन. IUPAC दें. टू मिथाइल प्रोपेन. 2 मिथिल प्रोपेन. IUPAC नेम इज 2 पे मिथिल है और तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन पे तो प्रोपेन. 2 मिथिल प्रोपेन एंड कॉमन नेम इज आइसोब्यूटेन. ठीक है, आइसो. इस टाइप के स्ट्रक्चर को आइसो बोलते हैं. आइसोब्यूटेन ब्रैकेट में वो भी लिख लेना उसका 2 मिथिल प्रोपेन. IUPAC. ठीक है, एक हेक्सेन भी बनाना इसका. हेक्सेन स्टार्ट नॉर्मल से ही करना है ना, स्ट्रेट चेन वाले से. हेक्सेन कंडीशन पूरी सेम रहेगी. ठीक है, 2 कंपाउंड बनाना इसमें, एक 2 मिथिल पेंटेन और एक 3 मिथिल पेंटेन. 2 मिथिल पेंटेन एंड 3 मिथिल पेंटेन. 2 मिथिल पेंटेन एंड 3 मिथिल पेंटेन. ये दोनों का आइसोमर, ये दोनों आइसोमर्स है ना, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना. ये भी C4H10 था, ये भी C4H10 है, बस स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, इसलिए नाम अलग अलग. ठीक है, सेम इसके बाद भी होगा. आप एक बनाओगे 2 मिथिल पेंटेन और एक बनेगा 3 मिथिल पेंटेन, बन जाएगा. दिस इज 3 मिथिल पेंटेन एंड दिस इज 2 मिथिल पेंटेन. ठीक है, अगेन दोनों का फॉर्मूला C6H14 है दोनों का और इसका. दिस इज N हेक्सेन एंड दिस इज N ब्यूटेन, LPG1. ठीक है, कंडीशंस थोड़ी कुछ याद रखनी पड़ेगी इन सबकी. ठीक है, अभी तो हम एल्कीन्स पढ़ रहे हैं राइट. ऐसी जब एल्कीन पढ़ेंगे तो उनका प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज. अल्काइंस में उनका प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज. बेंजीन में उनका प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज. तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर ना हमें एक शॉर्ट हैंड नोट्स बनाना है जिसमें एक ही पेज में सारे रिएक्शन दिखे, 8 के. 8 मतलब चारों का प्रिपरेशन, चारों की केमिकल प्रॉपर्टीज. एक बड़ा सा A3 साइज का पेपर लेंगे, है ना, और उसमें एक ही पेज में शॉर्ट हैंड में सारे रिएक्शन लिखेंगे, ताकि एक ही पेज में आपको सारे रिएक्शन दिख जाए, आपको बार बार पलटना पड़े. तो वो आपको काम आएंगे टेलीविजन के लिए. ये पूरा चैप्टर उस एक पेज से रिवाइज हो जाएगा. समझ रहे क्या बोलते हैं? बनाएंगे लास्ट क्लास में, बनाएंगे जब सारा हो जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना. ये 4th हुआ ना, 5th. ये 4th है कि 3rd था? 4th ना. एक कंबशन हुआ, ऑक्सीडेशन, पहला सब्स्टिट्यूशन. हाँ ठीक है, 4th ये होगा. 5th देखो, 5th एरोमेटाइजेशन. एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक तो पढ़े ना, तो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन वाले, है ना. तो एरोमेटाइजेशन,
अब जैसे आइसोमराइजेशन में आइसोमर्स बना रहे थे, तो हम एल्केन्स में कुछ ऐसा करेंगे कि वो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब इनका बेंजीन है, और बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6। तो कम से कम हमें एल्केन 6 कार्बन का तो लेना पड़ेगा, वही एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो पाएगा। आप 5 कार्बन का एल्केन ले लिए तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बना पाएगा। हमें क्लियर? तो एक 6 कार्बन वाले जो स्ट्रेट चेन है उसको अपन को जोड़ना है, समझ रहे हो? अगर वो जुड़ जाए तो पहले तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, बनेगा। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में क्या फर्क है? साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में क्या फर्क है? सर इसके अंदर के सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ना, लेफ्ट वाला साइक्लोहेक्सेन, राइट वाला बेंजीन। बेंजीन। तो फर्क क्या है? यहाँ पे भी 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन। इट इज व्हाट 6 कार्बन, इट इज आल्सो व्हाट 6 कार्बन, बट यहाँ पे एवरी कार्बन इज अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन, टोटल ऑफ 12 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन। बट यहाँ पे एवरी कार्बन इज कनेक्टेड टू ओनली 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, क्योंकि बाकी तो वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं ना, है ना? तो इसलिए ये आपका बेंजीन, ये आपका साइक्लोहेक्सेन। तो पहले हम हेक्सेन लेंगे, उसको पहले रिंग बनाएंगे, तो बनेगा पहले साइक्लोहेक्सेन। और इसमें फर्क क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन का ही तो अंतर है ना। तो फिर कर देंगे डिहाइड्रोजनेशन। क्या करेंगे? देखो, हाइड्रोजन ऐड करना था तो हाइड्रोजनेशन किए, रिमूव करना है तो डी लगा देंगे आगे। तो इसमें से अगर 6 हाइड्रोजन मैंने हटा दिए तो बन नहीं जाएगा बेंजीन, है ना? तो ये इसके 2 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में साइक्लोहेक्सेन बनेगा, दूसरे स्टेप में बेंजीन बनेगा। ठीक है, तो इसको रिएक्शन अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है पायरोलिसिस, फिर हम एल्कीन में। ठीक है, चलो, थैंक यू। अच्छा, एक चीज और, वो संडे को रेडॉक्स का टेस्ट रखते हैं ना?